कभी एक कुकी को ओवन में बेक होते हुए देखा है? हम्म। अगर उसे टाइम लैप्स में देखे ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर जिंदा हो रहा हो। हाँ। पहले तो आटा एकदम शांत पड़ा रहता है, फिर अचानक उसकी सतह पर लहरें उठती हैं। हाँ। वो बाहर की तरफ फैलता है, अजीब फोड़ों के साथ फटता है। उसका आकार, मेरा मतलब है, लगभग 3 गुना हो जाता है। हाँ बिल्कुल। रंग धीरे धीरे गहरा होने लगता है और सतह सख्त होकर किसी दूसरे ग्रह की जमीन जैसी बन जाती है, जिसमें पहाड़ और गड्ढे हों। और फिर किचन का टाइमर बजता है। किचन का टाइमर बजता है, कुकी तैयार है। तो सवाल यह है कि उस बंद ओवन के अंदर आखिर हुआ क्या? हाँ ऐसा लगता है कि बेकर सिर्फ एप्रन नहीं पहनते, वे एक तरह के मैड साइंटिस्ट भी होते हैं। बिल्कुल सही। वो मैड साइंटिस्ट वाली बात एकदम फिट बैठती है। जब आटे की ट्रे ओवन में जाती है तो वो सिर्फ गर्म नहीं हो रही होती, असल में केमिकल रिएक्शंस की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक के बाद एक। अच्छा। यह एक पदार्थ यानी नरम चिपचिपे आटे को पूरी तरह से दूसरे पदार्थ, एक क्रिस्पी खुशबूदार कुकी में बदल देती है। तो आज हम इसी कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। जी, परत दर परत। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया को खोलते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो है फैलाव। कुकी फैलती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो हमेशा मेरे मन में आता है, क्यों कुछ कुकीज पतली और क्रिस्पी फैल जाती हैं जबकि दूसरी मोटी और चबाने वाली रहती हैं? क्या इसका राज सिर्फ मक्खन है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हाँ है। सब कुछ मक्खन से ही शुरू होता है। जब आटा 92 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो अंदर का मक्खन पिघलने लगता है। अच्छा। अब मक्खन कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक इमल्शन है। इमल्शन मतलब इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में मिलना नहीं चाहती, पानी और फैट। मक्खन में मौजूद डेयरी सॉलिड्स एक तरह से रेफरी का काम करते हैं, जो इन दोनों को एक साथ बनाए रखते हैं। और जैसे ही मक्खन पिघलता है, ये रेफरी कमजोर पड़ जाता होगा और उसमें फंसा हुआ पानी आजाद हो जाता है। हाँ। और जैसे जैसे कुकी और गर्म होती है, ये पानी भाप में बदल जाता है। ये भाप अंदर से आटे पर दबाव डालती होगी, है ना? बिल्कुल, वही भाप कुकी को अंदर से फुलाती है और बाहर की तरफ धकेलती है। तो यही वो फैलाव है। जी, और आपके सवाल पर आते हैं, मोटी या पतली कुकी। अगर सिर्फ नरम किया हुआ मक्खन इस्तेमाल होता है तो उसे पिघलने में समय लगता है, इसलिए कुकी धीरे धीरे फैलती है। ओके। लेकिन अगर पिघला हुआ मक्खन इस्तेमाल किया जाए तो फैट पहले से ही लिक्विड है, तो कुकी ओवन में जाते ही तेजी से फैलना शुरू कर देती है। अच्छा। तो नतीजा होता है एक पतली क्रिस्पी कुकी। समझ गया। तो ये पहली स्टेज है जहां हमारा मॉन्स्टर आकार लेना शुरू करता है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ कच्चा आटा है जो फैल रहा है। इससे पहले कि हम आगे के मजेदार हिस्सों पर पहुंचे, एक बहुत जरूरी कदम आता है, सुरक्षा। मतलब कच्चे अंडे और सैल्मोनेला का खतरा। हाँ, ये एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब आपका आटा 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये बैक्टीरिया ठंड में जैसे फ्रिज में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी उनके लिए जानलेवा होती है। तो ओवन का पहला काम कुकी को स्वादिष्ट बनाने से भी पहले उसे खाने के लिए सुरक्षित बनाना है। एकदम। तो एक बार जब हमारी कुकी सुरक्षित हो गई, तब वो अपना ढांचा बनाना शुरू करती है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 144 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रोटीन में बदलाव शुरू होता है। और उन्होंने एक बढ़िया उपमा दी है कि ये प्रोटीन धागे के उलझे हुए गोलों की तरह होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन? हाँ, गर्मी की ऊर्जा इन उलझे हुए प्रोटीन के धागों को खोल देती है और एक बार जब वे खुल जाते हैं तो वे अपने पड़ोसी प्रोटीन धागों के साथ जुड़कर एक नया मजबूत जाल बना लेते हैं। जैसे उबला हुआ अंडा? एकदम सही। ये जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर ही बहने वाले नरम आटे को एक मजबूत आधार देता है जिस पर बाकी की केमिस्ट्री हो सकेगी। ठीक है, तो हमारा मॉन्स्टर फैल चुका है और उसे एक कंकाल भी मिल गया है, लेकिन वो अभी भी गीला है। मक्खन और अंडे से आया हुआ सारा पानी वो अभी भी अंदर है। सही सवाल। अब हम पहुंचते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यानी पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर। अब कुकी सूखना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे धूप में कीचड़ सूखकर फट जाता है। ओ, तो वो जो दरारें आती हैं कुकी पर, वो इसी वजह से हैं? जी, इससे कुकी सख्त हो जाती है और उसकी सतह पर वो खूबसूरत दरारें पड़ने लगती हैं। और वो जो भाप अंदर बुलबुले बना रही थी, वो अब उड़ जाती हैं। हाँ। और जब वो भाप उड़ती है तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाती होगी, मतलब हवा वाली छोटी छोटी जेबें, एयर पॉकेट्स। बिल्कुल। यही तो कुकी को हल्का और परतदार, मतलब लाइट और फ्लेकी बनाती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और खिलाड़ी मैदान में आता है। कौन? बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक लीवनिंग एजेंट है, इसका काम ही फुलाना होता है। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ पूछना है। अगर मक्खन से निकलने वाली भाप पहले से ही कुकी को फुला रही है और अब बेकिंग सोडा भी यही काम कर रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है? क्या हमें दोनों की जरूरत है? ये एक शानदार सवाल है और ये बेकिंग के दिल तक जाता है। देखिए, भाप से मिलने वाली लिफ्ट हल्की और नाजुक होती है, वो शुरुआती फैलाव देती है। ठीक है। लेकिन बेकिंग सोडा एक केमिकल रिएक्शन करता है। जब वो आटे में मौजूद किसी एसिड जैसे ब्राउन शुगर के साथ मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अच्छा, CO2? हाँ, ये गैस भाप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है और बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुले बनाती है। यही बुलबुले कुकी को एक समान हल्की और हवादार बनावट देते हैं। अब समझ आया। मैंने एक बार कुकीज में बेकिंग सोडा डालना भूल गया था और वे एकदम पत्थर जैसे बने थे। हाँ,
मुझे लगा था कि शायद मैंने कुछ और गड़बड़ की है, लेकिन असल में मैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के पॉकेट्स मिस कर रहा था। बिल्कुल, आपने भाप से तो लिफ्ट दी, लेकिन केमिकल लिफ्ट गायब थी। दोनों मिलकर ही वो परफेक्ट बनावट तैयार करते हैं। ठीक है, अब मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से की बारी है। वो पल जब किचन में वो जादुई भुनी हुई मीठी महक भरनी शुरू हो जाती है। हमारे सोर्सेस इसे 310 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पर होने वाला मेलार्ड रिएक्शन कहते हैं। मेलार्ड रिएक्शन। हाँ, ये सिर्फ कुकीज के बारे में नहीं है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो मेलार्ड रिएक्शन खाना पकाने की दुनिया का शायद सबसे महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है। अच्छा। जी, ये तब होता है जब प्रोटीन और शुगर गर्मी के कारण टूटकर खुद को फिर से व्यवस्थित करते हैं। वे रिंग जैसे नए स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यही स्ट्रक्चर उसे वो गहरा भूरा रंग देते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ रंग के बारे में नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं, वो महक और वो स्वाद, ये सिर्फ भूरा नहीं होता, ये स्वादिष्ट हो जाता है। सही कहा। इस प्रक्रिया में स्वाद और सुगंध के सैकड़ों नए कंपाउंड्स बनते हैं जो कच्चे आटे में मौजूद नहीं थे। ये वही रिएक्शन है जो एक स्टेक को उसकी परत देता है, कॉफी बीन्स को उनकी सुगंध देता है और टोस्ट को उसका टोस्टी स्वाद देता है। और एक सोर्स में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ये स्वादिष्ट केमिकल रिएक्शंस का एक झरना है। हाँ, क्योंकि वो कंपाउंड्स आपस में भी रिएक्ट करते हैं, जिससे और भी जटिल स्वाद और महक पैदा होती है। ये स्वाद की गहराई पैदा करने की प्रक्रिया है। तो कुकी भूरी हो गई, स्वादिष्ट हो गई, लेकिन एक और कदम बाकी है, कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन। मुझे हमेशा लगता था कि ब्राउनिंग और कैरेमलाइजेशन एक ही चीज है, बस फैंसी नाम है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अच्छा। कैरेमलाइजेशन एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया है जो ज्यादा तापमान पर होती है। मेलार्ड रिएक्शन में प्रोटीन और शुगर दोनों की जरूरत होती है, जबकि कैरेमलाइजेशन में सिर्फ शुगर तेज गर्मी के कारण टूटती है और ये 356 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुरू होता है। अरे वाह, एक मिनट, ज्यादातर कुकी रेसिपीज ओवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करने को कहती हैं। जी। तो इसका मतलब है कि हम मेलार्ड रिएक्शन तो पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन असली कैरेमलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप कैरेमलाइजेशन की दहलीज पर होते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से शुरू नहीं करते। ये तो एक बहुत बड़ी सीख है। कैरेमलाइजेशन वो मीठे, मक्खनी और हल्के कड़वे स्वाद वाले कंपाउंड बनाता है जिन्हें हम कैरेमल कैंडी से जोड़ते हैं। मेलार्ड रिएक्शन का स्वाद ज्यादा पौष्टिक और भुना हुआ होता है। तो एक बेकर साइंटिस्ट के तौर पर ये एक विकल्प है। अगर किसी को हल्की सुनहरी ज्यादा भुने हुए स्वाद वाली कुकी चाहिए तो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी को गहरा रंग और कैरेमल का वो खास स्वाद चाहिए तो तापमान को थोड़ा बढ़ाना होगा। एकदम सही। ये तापमान पर नियंत्रण करके मनचाहा स्वाद प्रोफाइल हासिल करने जैसा है। ये सब जानने के बाद सोर्सेस का आखिरी टिप बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो कहते हैं किचन टाइमर को भूल जाइए, अपनी नाक का इस्तेमाल कीजिए। हाँ। पहले मुझे ये सिर्फ एक प्यारी सी कहावत लगती थी, लेकिन अब ये एक वैज्ञानिक निर्देश लग रहा है। और ये है भी, आपकी नाक एक बहुत ही सेंसिटिव केमिकल डिटेक्टर है। आप सिर्फ जला हुआ या कच्चा नहीं सूंघ रहे हैं, आप मेलार्ड रिएक्शन और कैरेमलाइजेशन द्वारा बनाए गए विशिष्ट सुगंधित कंपाउंड्स का पता लगा रहे हैं। जब वो महक अपने चरम पर हो, वो भुनी हुई, पौष्टिक और मीठी, वो एकदम सही रासायनिक क्षण है जब कुकीज को बाहर निकालना चाहिए। तो एक साधारण सी दिखने वाली कुकी असल में एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला है। बिल्कुल। हमारा मॉन्स्टर जिंदा हुआ, इमल्शन के पिघलने से वो फैला, प्रोटीन के डीनेचुरेशन से उसे कंकाल मिला, पानी के भाप बनने से उसे सांस मिली, और फिर मेलार्ड रिएक्शन और कैरेमलाइजेशन की स्वादिष्ट जुगलबंदी ने उसे उसकी आत्मा यानी स्वाद और सुगंध दी। वाह, ये वाकई दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना जटिल रसायन शास्त्र छिपा हुआ है। जी, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर एक पूरा कायापलट है। तो इन सब का मतलब है कि अगली बार जब कोई कुकी बनाएगा तो सिर्फ एक बेकर नहीं, एक केमिस्ट भी होगा। एकदम। और ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या? हमने देखा कि कैसे अलग अलग तापमान अलग अलग परिणाम देते हैं। तो अगली बार जब कोई रेसिपी फॉलो करे तो शायद ये सोचना चाहिए कि वे असल में किस केमिकल रिएक्शन को हासिल करना चाहते हैं। अच्छा पॉइंट है। क्या उन्हें सिर्फ मेलार्ड का भुना हुआ स्वाद चाहिए, या वे तापमान बढ़ाकर इसे कैरेमलाइजेशन की मिठास तक ले जाना चाहते हैं? या फिर चीनी या फैट का प्रकार बदलने से इन रिएक्शंस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, इन्हीं छोटे छोटे बदलावों और सवालों से ही तो एक अच्छी कुकी और एक परफेक्ट कुकी के बीच का सफर तय होता है।